दोस्तों नमस्कार। आज हम जो है अपने चैप्टर को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने मानकेट के जो राष्ट्रकूट हैं उनकी उत्पत्ति को देखा, उनके इतिहास के जानने को के जो साधन हैं उनको देखा और एक संक्षिप्त जानकारी ली हमने 3 वीडियोज़ में। ये चौथा वीडियो है। आज हम राष्ट्रकूट वंश के प्रारंभिक शासकों के बारे में बात करेंगे। कैसे ये सामंत स्थिति से सार्वभौम स्थिति में आए, ठीक है? और दंती दुर्ग की उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। और ये आपका भारत का मैप है। इसको हम रखे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक? हम जानते हैं कि महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में ये वंश रहता था, मतलब पैतृक निवास इनका महाराष्ट्र के उस्मानाबाद के लाटूर नामक स्थान पर था इनका निवास, मतलब पैतृक निवास। वहीं से ये सब लोग उठे हैं। बाद में मानखेट में जाकर इन्होंने अपनी राजधानी बसाई और ये बहुत प्रसिद्ध हो गए। इसलिए इनको मानखेट के राष्ट्रकूट कहा जाता है। राष्ट्रकूट हमने देखा है कि ये प्रशासनिक पद है, ना कि किसी वंश किसी जाति की व्याख्या करता है। राष्ट्रकूट वंश के जो लोग हैं वो यादव कुल से आते थे। उस्मानाबाद महाराष्ट्र का लाटूर स्थान है जो कि इनका पैतृक निवास स्थान है। बाद में मानखेट चले गए। ये जो भी शासक हुए पहले ये जिला प्रशासन देखते थे। बाद में इनकी शक्ति बढ़ी तो ये सामंत स्थिति में आए। तो सामंत शासकों में हमको दंती वर्मा का पहला नाम मिलता है। दंती वर्मा 650 ईस्वी से 665 ईस्वी से लेकर 670 ईस्वी तक इसका शासन माना जाता है। इसकी कोई उपलब्धि हमको जानकारी में नहीं है कि इसने क्या किया था, लेकिन इतना पता है कि ये वातापी के चालुक्यों का सामंत था। राष्ट्रकूट वंश का जो पहला सामंत शासक हमको दिखाई पड़ता है वो दंती वर्मा दिखाई पड़ता है। दंती वर्मा का पुत्र हुआ इंद्रपृक्षराज, जो कि 670 से 690 ईस्वी तक शासन किया। सामंत की स्थिति में यह भी था। गोविंदराज 690 से 700 ईस्वी तक उसने सामंत स्थिति में शासन किया। ये इंद्रपृक्षराज का बेटा था। फिर इसके बाद कर्कराज हुआ गोविंदराज का बेटा। ये भी 700 ईस्वी से 715 ईस्वी तक इसने सामंत स्थिति में शासन किया। बाद में कर्कराज के 3 पुत्र हुए, इंद्र, कृष्ण और नंद, जिसमें हम देखेंगे कि इंद्र सामंत स्थिति में था और कृष्ण सार्वभौम स्थिति में बाद में जाकर शासन करेगा दंती दुर्ग के बाद। दंती दुर्ग इंद्र का बेटा था, ठीक है। इंद्र के बारे में थोड़ी बात कर लें तो इसका शासनकाल 715 से 735 ईस्वी था। यह भी सामंत स्थिति में था, लेकिन थोड़ा शक्तिशाली शासक था, ठीक है। सामंतों में भी शक्तिशाली सामंत था। मैंने आपको पहले ही बताया कि गुजरात के आसपास के क्षेत्र में चालुक्यों का जो है वो शाखा शासन कर रही थी। तो किसी चालुक्य वंशी नरेश को इसने हराया था खेटक नाम के स्थान पर, जो कि आज का गुजरात का केरा नामक स्थान है। वहां पर इंद्र ने एक चालुक्य वंशी शासक को हराया था, जो कि संभवतः बादामी के चालुक्यों का सामंत रहा होगा, ठीक है, लेकिन वंश चालुक्य का ही था। उसकी पुत्री भवनागा, यानी कि जो चालुक्य वंशी नरेश था जिसको इंद्र ने हराया था। हालांकि इंद्र सामंत है बादामी के चालुक्यों का, लेकिन गुजरात के चालुक्यों का सामंत नहीं है। तो उसने किसको हराया? चालुक्य वंश के एक नरेश को हराया, जिसकी पुत्री भवनागा थी। और उस भवनागा से इसने शादी क्या किया? राक्षस विवाह किया, ठीक है। हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह हैं, जिसमें कि राक्षस विवाह भी एक विवाह है। थोड़ा घृणित टाइप का विवाह है, ठीक है। इसको चरित्र का अच्छा नहीं माना गया, एक प्रकार से अच्छा नहीं माना गया था राक्षस विवाह। तो इसका शासनकाल 715 से 735 ईस्वी रहा है, ठीक है। इसके बाद चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट वंश के रक्त मिश्रण से
दंती दुर्ग उत्पन्न हुआ, यानी कि इंद्र और भावनागा का पुत्र दंती दुर्ग हुआ। ठीक है। अपने पिता के मरने के बाद 335 से 756 ईस्वी तक इसने शासन किया, और यह भी सामंत ही था। शुरुआती समय में इसका जो शासन चला वो सामंत की स्थिति में ही चला। किसका सामंत था ये बादामी के चालुक्यों का सामंत था। उस समय विक्रमादित्य द्वितीय जो कि बादामी के शासक थे, उनका ये सामंत था। ये बादामी के चालुक्य वंश की जो मैं बात कर रहा हूं, ये पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था, उस सम्राट की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, उस वंश की मैं बात कर रहा हूं। और उसी वंश का सामंत कौन था? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग कौन था? वो राष्ट्रकूट वंश का सार्वभौम शासक था। अभी तो वो सामंत स्थिति में है। शुरुआती जो उसका शासन चला वो सामंत स्थिति में चला, लेकिन धीरे धीरे उसने प्रभाव बढ़ाया अपना। अब उसका जब इतिहास देखेंगे तो दशावतार लेख, इन्हीं का राष्ट्रकूटों का एक लेख है दशावतार लेख 742 ईस्वी, और समगढ़ का लेख 735 ईस्वी। जब देखेंगे तो दंती दुर्ग की उपलब्धियों के बारे में हमको जानकारी मिलती है, इसके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है उन लेखों से। मैंने बताया था आपको इतिहास के स्रोतों में कि जो अभिलेख होते हैं वो बहुत प्रामाणिक होते हैं, वो साहित्यिक स्रोत से भी अच्छे माने जाते हैं, सबसे प्रामाणिक माने जाते हैं। ठीक है, इतिहास को पुनर्निर्माण करने के लिए। तो दंती दुर्ग इंद्र और भवनागा का पुत्र था। बहुत ही कूटनीतिज्ञ, सैन्य अभियान करने में निपुण। ठीक है, निपुण सेनापति भी था। तो उसने बाद में, अभी मैं बताऊंगा कि उसने कई युद्ध लड़े और सामंत स्थिति में रहकर भी कई युद्ध लड़े और अपना लोहा मनवाया। ठीक है, तो अब देखते हैं। एक तो ये वातापी के चालुक्यों का क्या था? सामंत था विक्रमादित्य द्वितीय, और उसके पुत्र कीर्तिवर्मा द्वितीय के समय तक ये सामंत ही था। ठीक है। दंती दुर्ग ब्राह्मण धर्म अवलंबी था, यानी कि हिंदू धर्म को मानने वाला था। और जब ये सामंत था तो विक्रमादित्य द्वितीय जो कि बादामी के चालुक्य थे, उन्होंने अरबों से आक्रमण करने के लिए, अरबों पर, क्योंकि अरबों ने आक्रमण कर दिया था गुजरात के चालुक्यवंशी नरेश पुलकेशिन जनाश्रय के ऊपर, तो इनकी मदद करने के लिए विक्रमादित्य द्वितीय ने दंती दुर्ग को भेजा था कि तुम सेना लेकर जाओ और पुलकेशिन जनाश्रय का आप सहायता करिए वहां पर जाकर। और ये गए, वहां पर अरबों को इन्होंने हरा दिया। ऐसा नहीं है कि अरबी मुसलमानों को केवल विक्रमादित्य क्या कहते हैं पृथ्वीराज चौहान ने हराया, बहुत सारे शासकों ने हराया है। जब से अरबों ने आक्रमण किया भारत पर, मोहम्मद बिन कासिम की ही बात नहीं करेंगे हम, उसके बाद ही बहुत सारे आक्रमण भारत पर होते रहे और मुंह तोड़ जवाब दिया है भारत के शासकों ने। ठीक है, तो ये एक उदाहरण तो मैंने यही आपको बता दिया। आप अगर प्रतिहार वंश का पढ़ेंगे तो मिहिर भोज का नाम सुनेंगे, वो भी बहुत भयंकर तरीके से अरबों का उन्मूलन करते हैं। ठीक है, कश्मीर के वंश के जो भी थे वो भी अरबों का बहुत उन्मूलन करते हैं, लेकिन उनका नाम आज तक जल्दी हमको जो है इतिहास के पन्नों में दिखाई नहीं पड़ता है या कोई बताता नहीं है। जब आप खोजेंगे उसको, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि कितनी बार अरब हारे हैं भारतीय शासकों से, लेकिन उसको कोई बताने वाला नहीं। एनसीईआरटी की किताब में थोड़ा बहुत लिख कर आगे बढ़ जाते हैं। इसके लिए आपको पीएचडी, एमए, बीए ये सब करना पड़ेगा, तब आप सब जान पाएंगे कि हाँ अरबों को कितनी बार हार मिली है भारतीय शासकों द्वारा। ठीक, तो पुलकेशिन जनाश्रय के तरफ से अरबों को हराने के लिए पहुंचे, युद्ध में हराया। फिर विक्रमादित्य जो है ये प्रसन्न हो गए दंती दुर्ग की इस उपलब्धि पर। इन्होंने प्रशंसा की और पृथ्वी वल्लभ और खड़क अवलोक जैसी उपाधि प्रदान की दंती दुर्ग को। इससे क्या हुआ, दंती दुर्ग का यश बढ़ा कि हाँ भाई ये सम्राट के बहुत ही निकट हैं और बहुत ही अच्छे हैं अभियान, सैन्य अभियान करने में। ठीक है, फिर कीर्ति वर्मा द्वितीय जो कि
विक्रमादित्य द्वितीय के पुत्र थे, युवराज थे, उनके साथ इनको भेजा दंतीदुर्ग को। किसने? विक्रमादित्य द्वितीय ने, कि जाओ तुम कांची के ऊपर चढ़ाई करो। कांची में शासन कौन कर रहे थे? पल्लव वंश के लोग शासन कर रहे थे। तो कांची के ऊपर इन्होंने चढ़ाई की। ठीक, वहां पर भी विजय प्राप्त हो गया। किसको? वातापी की चालुक्यों को। और राष्ट्रकूट जो कि सामंत स्थिति में थे, उन्होंने सहायता की थी। तो उससे भी विक्रमादित्य इससे प्रभावित हुए। तो इसने फिर इसके बाद क्या किया कि हाँ भाई, हमारी जो शक्ति बढ़ रही है, प्रभाव बढ़ रहा है, तो लोग इससे जुड़ने लगे, लोग इसको जो है मानने लगे। तो इसने कहा कि क्यों ना मैं अब सार्वभौम स्थिति में आऊं, अपनी शक्ति बढ़ाऊं। ठीक है, तो इसने क्या किया, और मैंने आपको बताया कि इधर जो है ये आप बादामी देख रहे हैं। ठीक है, ये बादामी, यहाँ पर आपके जो चालुक्य हैं ये शासन कर रहे हैं, मेन शाखा जो है। और ये सामंत स्थिति में मतलब अधीन, सामंत मतलब अधीन शासक है, मतलब किसी बड़े राजा के अधीन होकर ये शासन कर रहे हैं। तो ये लाटूर पर शासन कर रहे थे। ठीक है, तो ये सोचे कि ऊपर ऊपर किसी राज्य को हम जीते, नीचे ना आए, जिससे कि इनके निगाहों में न चढ़े। तो दंती दुर्ग ने ऊपर के राज्यों को जीतना शुरू कर दिया। जैसे नवसारी के चालुक्यों को हराया। ठीक है, नवसारी के चालुक्यों को हराया, नंदीपुर के गुर्जरों को हराया, क्योंकि ये सब ऊपर के राज्य थे। ठीक है, यहां पर नहीं आ रहा था दंती दुर्ग, नीचे मतलब दक्षिण की ओर अभियान नहीं कर रहा था, ऊपर ऊपर अभियान कर रहा था कि हाँ मैं ऊपर ऊपर अभियान करूं, ताकि बादामी के चालुक्य मेरा प्रतिरोध न करें। तो नवसारी हो गया, नंदीपुर के गुर्जरों को हराया। ठीक है, और फिर इसके बाद मालवा के प्रतिहार वंशियों को भी इसने हरा दिया, और प्रतिहार वंशी राजा को इसने द्वारपाल बना दिया, यानी अपना सामंत बना लिया। तो आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का ही एक बड़ा भाग मालवा कहलाता है। तो मालवा का क्षेत्र, नवसारी, नंदीपुर, ये सब अगर मिलाया जाए तो दक्षिणी गुजरात, मध्य गुजरात और मालवा का क्षेत्र किसके अधीन आ गया, या मतलब कि प्रभाव में आ गया, दंती दुर्ग के प्रभाव में आ गया। तो इससे थोड़ा सा वो शक्तिशाली हो गया। अब होता क्या है कि कीर्तिवर्मा देखता रहता है इस चीज को, यानी कि वातापी के चालुक्य ये देखते रहते हैं कि हाँ वो तो अपनी शक्ति बढ़ा रहा है, कल को ये हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल होगा, प्रयोग होगा, तो क्यों ना अब जो है अब कदम उठाया जाए। तो इन्होंने कहा कि जो नवसारी का सामंत था, जो चालुक्य नरेश जो वहां बैठता था सामंत की स्थिति में, उसको फिर से स्थापित किया जाए। यही कारण बताकर युद्ध किया जाए। किससे? दंती दुर्ग से। दंती दुर्ग युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ, यह भी प्रस्तुत हुए, युद्ध किया गया। कीर्तिवर्मा द्वितीय हार गया, बुरी तरीके से हार गया। अब हुआ क्या, कीर्तिवर्मा अपना राज्य तो नहीं हारा, लेकिन दंती दुर्ग को हार गया। दंती दुर्ग मतलब दंती दुर्ग अब सामंत नहीं रहा, अब सार्वभौम स्थिति में आ गया। ठीक है, अब उसका कुछ भी बिगाड़ने के लायक ये लोग नहीं रह गए। दंती दुर्ग ने सामंत की और अधीनता की जो कपड़ा या चोला जो ओढ़ रखा था, उसको उतार फेंका। ठीक है, अब वो सामंत नहीं रह गया, वो सार्वभौम स्थिति में आ गया, क्योंकि उसने इस विजय के बाद महाराजा धीराज परमेश्वर परम भट्टारक की उपाधि धारण कर ली। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दंती दुर्ग जो है वो राष्ट्रकूट वंश का पहला सार्वभौम स्थिति प्राप्त करने वाला शासक था। हमने दंती वर्मा को पढ़ा, जो कि सामंत की स्थिति में पहला शासक दिखाई पड़ता है। दूसरा, हमने देखा कि दंती दुर्ग पहला शासक है जो सार्वभौम स्थिति में आपको दिखाई पड़ता है। ठीक, अब कुछ बातें और हम कर ले, यहां पर इंपॉर्टेंट है थोड़ा। हिरण्यगर्भ नामक एक यज्ञ किया था, प्रश्न किया जा सकता है परीक्षाओं में। किसने किया था? दंती दुर्ग ने किया था। कब किया था? जब उसने मालवा के प्रतिहार वंशियों को हराया था। हिरण्यगर्भ। एक चीज ये याद रखना कि पृथ्वी वल्लभ और खडवालोक की उपाधि विक्रमादित्य ने किसको दी थी, किसके उपलक्ष्य में दी थी, किस उपलक्ष्य में? अरबों को हराने के उपलक्ष्य में दी थी। किसको? दंती दुर्ग को। यह भी आप ध्यान में रखिए। ब्राह्मण धर्मावलंबी था। ठीक है, विक्रमादित्य और कीर्तिवर्मा द्वितीय, इन दोनों बादामी चालुक्यों के सामंत के रूप में इसने शासन शुरू किया था। बाद में कीर्तिवर्मा द्वितीय के समय में
ही कीर्तिवर्मा को हराकर ये सार्वभौम स्थिति को प्राप्त होता है और महाराजा धीराज परमेश्वर परम भट्टारक की उपाधि धारण करता है। ये तो आप जान गए। हालांकि दंती दुर्ग जो है वो कीर्तिवर्मा द्वितीय की शक्ति को नष्ट नहीं कर पाया था। कीर्तिवर्मा द्वितीय अपने राज्य में कर्नाटक में बादामी शासन कर रहा था, ठीक है, उसकी शक्ति यश की तस बनी हुई थी। बस क्या था कि अब दंती दुर्ग सामंत नहीं था, किसका? कीर्तिवर्मा का, बादामी के चालुक्यों का। राष्ट्रकूट अब सार्वभौम स्थिति में आ चुके थे। 753 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, नहीं 753 नहीं, तो वो समगढ़ का लेखक। 756 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है और वो बगैर किसी संतान के मृत्यु को प्राप्त होता है, मतलब इसकी कोई संतान नहीं थी, ठीक है। इसीलिए इसका चाचा कृष्ण, जो कि इंद्र यानी कि इसके पिता का भाई था, वो इसके मृत्यु के बाद राजा बनता है। अगले वीडियो में मैं कृष्ण के बारे में बात करूंगा, ठीक है। लेखों से पता चलता है बहुत सारे गांव इसने दान किए थे, तो दानवीर था, ठीक है। साक्ष्यों से पता चलता है इसने उज्जैनी में, अगर उज्जैनी में बड़ी मात्रा में इसने स्वर्ण और रत्न दान किए थे, तो इसका मतलब कि इसका शासन उज्जैनी यानी कि मध्य प्रदेश के किसी भूभाग पे रहा होगा, ठीक है। तो ये मैप देखिए, ये मेरा लेक्चर सुनिए और फिर आगे बढ़िए, और इसके पहले के जो वीडियो मैंने बनाए हैं उसको देखते हुए तब आगे बढ़िए, जिससे कि आपको राष्ट्रकूट वंश अच्छे से पता चल जाए। और मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मुझे इजाजत दें।